नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो रिलेटेड है हमारी प्राइस डिस्कवरी के साथ। देखो फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसका प्राइस क्या रहेगा, किस प्राइस के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, हमारे फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, अब इस केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले एक बार केस स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करना है। ठीक है, तो केस स्टडी क्या कह रही है, प्राइस डिस्कवरी इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन फाइनेंशियल मार्केट वेयर प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी के अंदर हम बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल एसेट ट्रेड किए जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसका जो प्राइस होगा उसको डिस्कवर करते हैं। कैसे डिस्कवर करते हैं, तो बायर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन करवा, यानी कि बायर कितने प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, सेलर कितने प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है, उसके बेस पर हम प्राइस जो है वो डिस्कवर करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स analyzing various factors such as supply and demand dynamics, market participants expectation, macroeconomic indicator, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर हम कई सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर करते हैं, उसके बेस पर हम जो है प्राइस डिस्कवर करते हैं। जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड कितनी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे हैं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर प्राइस डिस्कवरी इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट मार्केटिंग फंक्शनिंग। जो प्राइस डिस्कवरी है वो मार्केटिंग फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि देखो अगर आप प्राइस डिस्कवरी अच्छे तरीके से करोगे तो जो एसेट के प्राइसेस होंगे वो एक्यूरेट निकल कर आएंगे, और एक्यूरेट प्राइसेस पे जब ट्रेड किया जाएगा तो जो फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शनिंग है वो और बेहतर जो है वो हो जाएगी। और ये जो प्राइस डिस्कवरी है इसके बेस पर हमारे जो इन्वेस्टर है वो इन्फॉर्म डिसीजंस वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, इंपॉर्टेंट केस स्टडी। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको करना है। तो बेसिकली प्राइस डिस्कवरी को कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, उसके यहाँ पर ही मैंने क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं ताकि आप प्राइस डिस्कवरी को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का क्या है, सप्लाई एंड डिमांड इज अ फंडामेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस इन फाइनेंशियल मार्केट। तो सप्लाई एंड डिमांड काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है प्राइस डिस्कवरी के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑन एसेट प्राइसेस। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल एसेट है उनके प्राइसेस पर सप्लाई एंड डिमांड का क्या इन्फ्लुएंस होता है। पहला ऑप्शन क्या है, प्राइस इंक्रीजेस व्हेन बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर हाई। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो सप्लाई है और डिमांड है वो हाई है, बहुत ज्यादा है, सप्लाई भी बहुत है डिमांड भी बहुत है, तो प्राइस इंक्रीज होगा। या फिर प्राइस डिक्रीज व्हेन सप्लाई इज लो एंड डिमांड इज हाई, अगर यहाँ पर सप्लाई जो है वो लो है और डिमांड जो है वो हाई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो उस केस में प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। या फिर प्राइस इंक्रीजेस व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, अगर हमारी जो डिमांड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वो हाई है और सप्लाई लो है, तो उस केस में प्राइस इंक्रीज होगा एसेट का। या फिर प्राइस रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड लेवल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सप्लाई एंड डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है एसेट के प्राइसेस के ऊपर, वो आपने यहां पर आंसर करके बताना है। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर किसी फाइनेंशियल एसेट की जो डिमांड है वो हाई है और सप्लाई जो है वो कम है, तो प्राइस उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल दूं तो एक बॉन्ड है, एक यहाँ पर बॉन्ड है, उसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ कितने 1,000, पर उसको खरीदने के लिए जो डिमांड करे वो 10,000 लोग करें। ठीक है, अब ये 10,000 जो है 1,000 बॉन्ड को खरीदने के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे और वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। ठीक है, जिससे अल्टीमेटली इस बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो है वो हो जाएगा। अगर सप्लाई भी 10,000 पे है और डिमांड भी 10,000 पे, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा है, देखो अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड यहाँ पर कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो उस केस में प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज जो है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस डिस्कवरी के ऊपर जो है सप्लाई एंड डिमांड इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वेस्टर एटीट्यूड टू रिस्क इन्फ्लुएंसेस प्राइस डिस्कवरी, हाउ डज रिस्क अवर्स इन्वेस्टर टिपिकली बिहेव। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है, वो कितना रिस्क यहाँ पर लेना चाहते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है प्राइस डिस्कवरी के ऊपर। तो जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होता है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है,
तो अगर हम रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर की बात करें तो वो यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। पहले देखो, दे आर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस फॉर एसेट विद हायर रिस्क सीकिंग पोटेंशियली हायर रिटर्न, यानी कि ये जो है लोग हैं वो हायर रिस्क की एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और जरूरत पड़ने पे हायर प्राइस भी पे करने को रेडी है ताकि उनको हायर रिटर्न जो है मिल सके। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो हमारे जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर होते हैं ना उनका होता है। दे प्रेफर एसेट विद लो रिस्क एंड मे डिमांड लोअर प्राइसेस फॉर रिस्की एसेट। तो जनरली ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लो रिस्क एसेट्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क कम से कम होता है। और अगर किसी केस में उसे रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना भी पड़ जाए तो वो कहते हैं कि हमें कम प्राइस पे इस एसेट्स को जो है वो परचेज करना है। या फिर दे अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एसेट रिगार्डलेस ऑफ रिस्क, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना पसंद करते हैं। दे एक्टिवली सीक आउट एंड बाय हाई रिस्क एसेट टू डिवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करें, और अगर उसे ज्यादा रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने को बोला जाता है तो वो कम प्राइस जो है वो डिमांड करते हैं। ये बिहेवियर रहता है हमारे रिस्क अवर्स पीपल्स का, इन्वेस्टर्स का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्केट लिक्विडिटी रेफर्स टू ईज विद व्हिच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हाई लिक्विडिटी ऑन प्राइस डिस्कवरी। देखो, मार्केट लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से अपनी एसेट को मार्केट में सोल्ड या फिर बॉट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन ने अपनी एसेट को परचेज किया हुआ है, ठीक है, एक एसेट को परचेज किया हुआ है, तो वो कितनी आसानी से इसको दूसरे पर्सन को सोल्ड कर पा रहा है, इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर देखो, जो अगर ये अपनी एसेट को बहुत आसानी से सेल कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि मार्केट हाईली लिक्विड है। और अगर ये आसानी से सेल नहीं कर पा रहा है, इसको बायर नहीं मिल पा रहे, तो हम कहेंगे कि कम लिक्विड है। तो अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी है तो इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? पहला, इट इंप्रूव्स प्राइस एक्यूरेसी, इट रिड्यूसेस मार्केट वोलेटिलिटी, इट इंक्रीजेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस डिस्कवरी के ऊपर, वो मुझे आपने चैट बॉक्स में आंसर करके बताना है। फटाफट से बता दें क्या होगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन जो है वो करेंगे। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, इट इंप्रूव्स प्राइस एक्यूरेसी। ये जो है प्राइस एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। कैसे करता है मैं आपको बताऊं। देखो, अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, एक लिक्विडिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो लोग आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बायर और सेलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और प्राइजेस को यहाँ पर डिसाइड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो लिक्विडिटी कम है, जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है, वो अपनी एसेट को सेल करना चाहता है और लिक्विडिटी जो है वो कम है, तो उसको एक ही बायर जो है वो पूरी मार्केट के अंदर मिला है और इसकी सिक्योरिटी का प्राइस मान के चलो 100 रुपए, और ये बायर कह रहा है कि मुझे 20 रुपए में खरीदना है, इसकी मजबूरी है, तो उसने यहाँ पर 20 रुपए में यहाँ पर बेच दिया। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी इस एसेट की गई है एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी नहीं थी। अगर लिक्विडिटी यहाँ पर ज्यादा होती तो बहुत सारे बायर्स होते, तो वहां पर जो एक्यूरेट प्राइस है इस एसेट का वो हम डिस्कवर जो है वो कर पाते। ऑप्शन बी यहाँ पर क्यों नहीं होगा? देखो, मार्केट वोलेटिलिटी का मतलब है जब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो वहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा आएंगे, मतलब कि ज्यादा खरीद बेच यहाँ पर की जाएगी, तो वहां पर मार्केट वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस जो है वो नहीं होगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्राइस डिस्कवरी, हाउ डू राइजिंग इंटरेस्ट टिपिकली अफेक्ट प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है ऐसे फैक्टर जो कि पूरी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ठीक है, डिफ्लेशन का आना, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। तो ये भी प्राइस डिस्कवरी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, यानी कि इनका भी इंपैक्ट पड़ता है एसेट के प्राइस के ऊपर। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पहला, दे टेंड टू इंक्रीज ऑफ इक्विटी शेयर्स प्राइस, इक्विटी शेयर्स की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर दे टेंड टू डिक्रीज इक्विटी शेयर प्राइस, इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। दे हैव नो इंपैक्ट ऑन इक्विटी शेयर प्राइसेस, तो इक्विटी शेयर प्राइसेस के ऊपर इनका कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं होता है। या फिर दे इफेक्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, द इफेक्ट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका इक्विटी शेयर के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, दे टेंड टू डिक्रीज इक्विटी शेयर प्राइसेस। क्यों ऐसा होगा? तो देखो, जनरली देखो क्या होगा
कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो हमारी डेट सिक्योरिटीज होगी उसके ऊपर जो हमें रिटर्न होगी वो ज्यादा मिलेगी, जिसके लिए जो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए। यानी कि जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विटी शेयर्स है उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और उनका जो प्राइस है वो भी यहाँ पर कम जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है।